लीडर्स बनाती है और उनकी डेस्टिनीज डिफाइन करती है। लेकिन क्या पावर सिर्फ अथॉरिटीज़ और डोमिनेंस का खेल है, या ये एक स्ट्रेटजी, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस का गेम है? एक ऐसा गेम जिसके उसूल हमेशा से ही एक से रहे हैं और जिसमें हर चीज़ दांव पे लगानी पड़ती। पुराने राजा महाराजाओं के दरबारों से लेके आज के किसी भी बोर्ड रूम्स में पावर के उसूल सेम ही है। जो इन्हें समझकर यूज़ करता है वो आगे जाता है और जो इन्हें इग्नोर करता है वो पीछे ही रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको ये रूल्स पता हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में मैं आपको 48 रूल्स ऑफ पावर के कुछ रूल्स की समरीज बताने जा रहा हूँ। ये रूल्स आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देंगे। 1660 में निकोलस फोकेट ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए लुईस XIV को एक पार्टी में बुलाया। वो पार्टी इसलिए दी गई थी कि वो ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट करवा सके, लुईस XIV का फेवर ले सके। लेकिन उसका प्लान उस पर ही बैकफायर हुआ। उस पार्टी को निकोलस फोकेट ने एक जश्न की तरह मनाया। मैन ऑफ द ऑनर के लिए लुईस XIV को सिलेक्ट करवाया ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए उसका फेवर हासिल कर सके। इस पार्टी में यूरोप के एलिट क्लास लोग, सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल थे। इस चीज़ ने लुईस XIV को एक जेलसी में डाल दिया। पार्टी ख़त्म होते ही लुईस XIV ने निकोलस फोकेट को मुल्की खजाने में चोरी के इल्ज़ाम पर उसे कालकोठरी में कैद करा दिया। हालांकि वो चोरियाँ निकोलस फोकेट लुईस XIV के कहने पे ही करता रहा है, जिसका उसे पहले से ही इल्म था। लेकिन उसने उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर निकोलस फोकेट को कालकोठरी में कैद करा दिया। शाम जब शुरू हुई थी तो निकोलस फोकेट उरूज पर था, लेकिन जैसे ही शाम ख़त्म हुई तो वो कालकोठरी में था। निकोलस फोकेट की राइज एंड फॉल दिखाती है कि हमें ब्रिलियंस को भी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। 1600 में गैलीलियो, जो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, उसे अपनी रिसर्च के लिए पैसे की ज़रूरत थी। लोग उसकी रिसर्च और उसकी इजादात पे उसे पैसे के बजाय तोहफे भेजते थे जो कि किसी काम नहीं आ रही थी। सन 1610 में जुपिटर के मून्स की इजाद के बाद उसने एक तरकीब सोची। उस दौर की मेडिसाई फैमिली जुपिटर को अपना ख़ानदानी सियारा मानती थी। उसने उस डिस्कवरी को सिर्फ जुपिटर के चांद बताने के बजाय उसने इसे इस चीज़ से रिजेम्बलेंस दी कि जुपिटर के 4 चांद कॉस्मियो 2 और उनके 4 भाई को ज़ाहिर करता है, और जुपिटर की गिर्द ऑरा उनकी फैमिली को ज़ाहिर करता है। उसकी इस स्ट्रेटजी ने काम किया। कॉस्मियो II ने अपना ऑफिशियल कोड फिलोसोफर और मैथमेटिशियन सेलेक्ट कर लिया था और उसे पूरी सैलरी के साथ रख लिया था। और उस वक्त में इस तरह की सैलरी हासिल करना, यानी कि जब तक वो ज़िंदा है आरामदेह ज़िंदगी गुजारेगा। गैलीलियो चाहता तो दुनिया में वो अपनी डिस्कवरी को और तरह से बढ़ा चढ़ा के बता सकता था, लेकिन वो मौके की तलाश में था और उसे मौका मिला और उसने डिस्कवरी को रॉयल फैमिली के साथ अटैच कर दिया, जिसकी वजह से उसे वो इनाम मिला जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी कोशिश कर रहा था। इस कहानी से हमें पता लगता है कि मास्टर्स को आउटशाइन नहीं बल्कि उनकी ग्लोरी बढ़ाओ, और उनकी ग्लोरी किस लिए बढ़ाओ? अपने फ़ायदे के लिए, ना कि उनके फ़ायदे के लिए। कभी दोस्तों पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। दोस्त ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं, लेकिन कभी कभी वही दोस्त हमारी पीठ में छुरा घोंप जाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या, एक स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है माइकल और बसेलियस की। माइकल एक बार घुड़सवारी कर रहे थे और उनका घोड़ा बेलगाम हो गया। वो भागता जा रहा था और कहीं ठहर नहीं रहा था, तो बसेलियस, जो कि एक किसान था, उसने उस घोड़े को रोक के माइकल की जान बचाई। माइकल उसके इस एहसान के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए बंध गया। माइकल ने सबसे पहले उसे जो नौकरी प्रोवाइड की अपने महल में, वो थी हॉर्स ट्रेनिंग। पर उसके बाद आहिस्ता 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 वो उसे तरक्कियाँ देता गया। उसने बसेलियस को अपना प्राइवेट चैम्बेलियन तक बना दिया था, बल्कि कोर्ट का सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान बना दिया था। लेकिन जब पैसा और पावर बसेलियस के पास आया तो उसने माइकल को धोखा देने का सोचा। सबसे पहले उसने माइकल के अंकल बरादास के बारे में उसके कान भरना शुरू किए, क्योंकि वो उसके फ़ौज के सिपा सालार थे। उसने उसके कान भरना शुरू कर दी कि वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है।
इसी में एक दिन वसीलियस ने बड़ी ही चालाकी से माइकल के अंकल को चाकुओं से वार करके उसे मार दिया। इसके बाद उसकी भूख पावर और दौलत के लिए जब ना मिटी तो उसने माइकल को ही खत्म कर दिया। दोस्त ज्यादा जल्दी धोखा दे सकते हैं बजाय दुश्मन के। माइकल ने वसीलियस को, जो कि आम किसान था, उसे कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन एट द एंड वो किसान जो माइकल का दोस्त बना, उसने बादशाह तक को ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह की अफ्रीकन एक लोक कहानी है। एक किसान अपनी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहा होता है कि एक सांप उसके पास आता है। वो सांप उसे कहता है कि मुझे किसी तरह बचा लो कि मेरे पीछे शिकारी लगे हुए हैं। सांप उसे कहता है कि मुझे अपने कुर्ते के अंदर छुपा लो। तो सांप उसके पेट की जगह पे बैठ जाता है और किसान उसे छुपा लेता है। जब शिकारी चले जाते हैं तो किसान सांप को कहता है अब तुम बाहर आ जाओ कि अब तुम सेफ हो, लेकिन सांप उसे कहने लगता है मुझे इस आरामदेह जगह के अंदर ही रहने दो। किसान परेशान हो जाता है। वो जा रहा होता है, रास्ते में एक तरह का परिंदा उसे दिख जाता है। वो छुप छुपा के परिंदे को अपना हाल बताता है। परिंदा उसे कहता है कि तुम उठक बैठक करो। जैसे ही बैठने लगता है सांप अपना सर निकालता है। वो हिरन उस सांप के सर को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उसे मार डालता है। सांप के मर जाने के बाद किसान अभी भी परेशान होता है कि कहीं उसने मुझे काट ना लिया हो, कि कहीं उसका जहर मेरे अंदर ना फैल रहा हो। तो वो हिरन उसे बताता है कि तुम्हें 6 वाइट फाउल खाने पड़ेंगे। तो किसान उसे कहता है कि तुम भी तो एक वाइट फाउल हो। वो उसे ही पकड़ लेता है। वो उसे एक थैली में बंद करके अपने घर ले जाता है। जब वो सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाता है तो बीवी उसकी कहती है जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम उसे ही खाने चल रहे हो। चाइना की हिस्ट्री में हान खानदान के ख़त्म होने के बाद एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा था। आर्मी के जनरल्स एक एम्पीरियर को मार के पावर खुद लेकर एक नई शुरुआत कर देते थे, लेकिन उनका एंड भी वही होता, धोखा और मौत। एम्पीरियर बनना मतलब अकेला और इनसिक्योर हो जाना। 959 AD में जनरल चाओ कोयांग एम्पीरियर सांग बना। उसने जाना कि एम्पीरियर बनना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन इस साइकिल को तोड़ने के लिए उसने एक यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने एक पार्टी रखी और उसमें अपने तमाम जनरल्स को बुलाया। वो सब आ गए। उस पार्टी की शुरुआत हुई तो उसने सबको खिलाया पिलाया। पार्टी के एंड होने के बाद उसने सबको जाने का कहा, लेकिन जनरल्स को वहीं बैठा लिया। सब जनरल्स को लगा कि आज हमारी मौत पक्की है। सांग ने कहा मैं जानता हूँ पावर के लिए या तो आप मुझसे गद्दारी करोगे या करने पे मजबूर किए जाओगे। क्यों ना मैं आपको एक लग्जरी लाइफ दूँ जहाँ आप सुकून से जी सको, लेकिन उसके बदले में आप सब जनरल्स को अपने ओहदों से इस्तीफा देना होगा। जनरल्स जो पहले अपनी जान के लिए डरते थे अब सरप्राइज हो गए थे। अगले दिन सब जनरल्स ने अपने रेजिग्नेशन सांग को पेश कर दिए। उस दौर में चाइना के काफ़ी किंगडम बन चुके थे। उनमें से किंग ल्यू एक किंगडम के बादशाह थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें सांग के सामने पेश किया गया। सांग ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए वाइन पेश की। किंग ल्यू को लगा कि ये वाइन जहरीली है। जब सांग को ये खदशा हुआ तो उसने वो वाइन का गिलास उठा के वो वाइन खुद चखी और पी ली। ये देख के किंग ल्यू चौंक गया और वो सारी ज़िंदगी के लिए इम्पीरियर सांग का वफादार बन गया। एनिमीज़ को गद्दार बनने से पहले उन्हें लॉयल बना देना, ये इम्पीरियर सांग की सबसे समझदारी वाली स्ट्रैटेजी थी। पावर का खेल समझदारी से खेलो, हर एक को शतरंज की मोहरे की तरह ध्यान से चलो। इसी तरह चाइना की एक कहावत है, दोस्त खतरनाक जानवर के दांत और जबड़े की तरह होता है कि ज़रा भी मौका मिलने पर वो आपको चबा लेगा। इम्पीरियर सांग ने ये बात समझ ली थी। उसने अपने जनरल्स को अपना दोस्त बनाया और अपने दुश्मनों को अपना लॉयल साथी। दोस्तों की एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर दुश्मन को एक मौका दे दो तो वो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहता है। सांग के दुश्मन ही उसके सबसे लॉयल सपोर्टर बन गए थे। इम्पीरियर सांग ने अपने दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान के डायनामिक्स को समझकर एक नई तारीख रकम की। उसकी इस स्ट्रेटजी ने चाइना में सिविल वॉर्स के पैटर्न को तोड़ दिया था। इसका नतीजा था सांग की स्टेबल डायनेस्टी जो कि 300 साल तक चली।